Hello aspirants, I hope you are well and motivated. I welcome you all to the Ticket to Mains program. PT 365 सीरीज़ में आज ये इकोनॉमी की 6th क्लास है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इस लेक्चर के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है प्रोजेक्ट नेक्सस। ये क्या है? प्रोजेक्ट नेक्सस इज ए प्रोजेक्ट बाय द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट दैट एम्स टू इनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को इंस्टेंट प्रोसेस करने के लिए जो सेटअप बनाया जा रहा है उसके लिए ये प्रोजेक्ट नेक्सस लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। इसके बारे में मैं ऑलरेडी प्रीवियस इकोनॉमी क्लास में पढ़ा चुका हूँ, आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देखिए। तो ये बेसिकली है क्या? इट इज़ ए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इट? इंस्टेंट पेमेंट सर्विस। ओके, सो अभी रिसेंटली आरबीआई ने इसको ज्वाइन कर लिया है, तो इसलिए ये टॉपिक जो है न्यूज़ में था और प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। इट विल कनेक्ट इंस्टेंट पेमेंट सर्विसेज ऑफ 4 आसियान कंट्रीज such as Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and India. नेक्स्ट टॉपिक इज सेबी ने रिसेंटली स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। उस इनिशिएटिव्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उनके बारे में अवेयरनेस होनी ज़रूरी है, क्योंकि अवेयरनेस के बेसिस पर ही कई बार सिंपल क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। तो पहला है स्कोर 2.0। स्कोर 2.0 क्या है? दैट इनिशिएटिव इज टेकन फॉर रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट्स विद इन 21 डेज। सेकेंड इज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। ये क्या होते हैं? दीज आर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स दैट फंक्शन एज ए फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट द डिफॉल्ट ऑफ ए बोरोअर। मीन्स इट इज ए टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट इज गिवन टू ए लेंडर और फॉरेन लेंडर to a domestic borrower. Okay. Third one is pump and dump scheme. CBI has banned it. What is it? It is a share manipulating fraud where fraudsters hype a stock with false information to inflate its price, then sell their shares, leaving others with losses when the price crashes. देखिए होता क्या है कि स्टॉक मार्केट में डिफरेंट शेयर्स, कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, डिफरेंट कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। अब जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास क्या है कि लिमिटेड कैपिटल है। ठीक है, अब आप नॉर्मली 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब स्टॉक्स के जो प्राइसेस होते हैं, जो स्टॉक प्राइसेस होते हैं, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं कि जहाँ डिमांड जिस स्टॉक के प्राइस की, जिस स्टॉक की डिमांड ज़्यादा है उसके स्टॉक के प्राइसेस क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। जिसकी डिमांड कम हो जाएगी उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे। अब जो बिग ऑपरेटर्स होते हैं, इनको कुछ जो ब्रोकर्स होते हैं या कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, हज़ारों करोड़ों के आसपास पैसा होता है, तो उनको ऑपरेटर्स भी बोलते हैं कई बार। तो जो बिग ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि किसी भी एक कंपनी के शेयर्स को चूज़ करेंगे, उनके शेयर्स को ख़रीदना स्टार्ट कर देंगे ऑन रैपिड स्केल। ठीक है, ऑन लार्ज स्केल दे टेंड टू बाय द शेयर्स, दे स्टार्ट बाइंग द शेयर्स ऑफ ए कंपनी। तो उससे क्या होगा कि उन शेयर्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी और उन शेयर के जो प्राइस हैं वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। तो रिटेल इन्वेस्टर को क्या होगा कि उसको लगेगा कि अरे ये शेयर तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इसमें कुछ इन्वेस्ट करके जल्दी से प्रॉफिट कमा लेता हूँ। तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होंगे कि इन डिफरेंट शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब इस ऑपरेटर ने तो कोई वो शेयर सस्ते दाम पर ख़रीदा था, मान लीजिए 100 रुपये पर ख़रीदा था, लेकिन इसकी डिमांड बढ़ते बढ़ते इसका प्राइस हो गया 1000 रुपये पे। तो ये रिटेल इन्वेस्टर क्या करेगा? ये देखेगा कि अब मुझे सफिशिएंट प्रॉफिट मिल सकता है, तो ये इन शेयर्स को बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में डंप करना स्टार्ट कर देगा, इनको सेल करना स्टार्ट कर देगा। तो उससे क्या होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर जिसने 900 रुपये पे कोई शेयर ख़रीदा है, 1000 रुपये ख़रीदा है,
तो उसको लॉस होता है, उस शेयर की वैल्यू घट के 800 700 600 इस तरीके से आ जाती है। तो इस चीज़ से क्या होता है कि जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो लूज़ होता है, प्लस फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी लॉस होता है, और इंडिया की इकोनॉमी की जो इमेज है वो ग्लोबली इट डैमेज होती है। इस तरीके की चीज़ें आपने एक सीरीज़ देखी होगी, स्कैम 1992। स्कैम 1992, तो उस सीरीज़ में भी इस तरीके की चीज़ें दिखाई गई हैं कि जो हर्षद मेहता था वो किसी कंपनी के शेयर्स को चूज़ करता था, और उसमें पैसा उसको उसके शेयर्स को परचेज कर करके उसके शेयर्स की जो वैल्यू है वो आर्टिफिशियली बहुत ज़्यादा बढ़ा देता था, फिर उनको महंगे दामों पे बेच के अपना प्रॉफिट कमाता था। ठीक है, तो इस सीरीज़ से आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं, पंप एंड डंप स्कीम। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं कि बेंचमार्क इंडेक्स क्या है इनका। देखिए, ये स्टॉक एक्सचेंजेस का एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है जो बताता है कि वो इंडेक्स का जो लेवल होगा, जो इंडेक्स का परफॉर्मेंस होगा, वो बताएगा कि इस स्टॉक एक्सचेंज पर जो भी लिस्टेड कंपनी है उनका एवरेज परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। अगर इंडेक्स ग्रो हो रही है तो जो कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड है उनका एवरेज परफॉर्मेंस पॉजिटिव साइड में जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके की चीज़ें शो करता है। तो एनएससी का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो क्या है, निफ्टी 50। अब ये निफ्टी 50 क्या है, इट ट्रैक्स 50 टॉप कंपनीज लिस्टेड ऑन दिस एक्सचेंज। बीएसई का मींस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स क्या है, सेंसेक्स। इट ट्रैक्स टॉप 30 कंपनीज रजिस्टर्ड ऑन लिस्टेड ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, the number of listed companies on NSE are 1600, on BSE are 5000। तो कभी एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि BSE इज़ बिगर देन NSE और NSE लार्जर देन BSE, ठीक है, बाय द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज, बाय नॉट बाय द नंबर, नॉट बाय द कैपिटल। ओके, रजिस्टर्ड कंपनीज BSE में ज़्यादा हैं, NSE में कम है। ट्रेडिंग वॉल्यूम किसका है, NSE का ज़्यादा है, क्योंकि NSE में बड़े बड़े जो कैपिटल की कंपनी है वो लिस्टेड है। हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एंड लिक्विडिटी। सेटलमेंट साइकिल क्या होता है, सेटलमेंट साइकिल वो होता है कि जैसे कोई भी रिटेल इन्वेस्टर कोई भी इन्वेस्टर शेयर्स को परचेज करता है और कितने टाइम में वो शेयर उसको डिलीवर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे परचेज किया और कितने टाइम में वो शेयर्स उसको डिलीवर होते हैं, उसको सेटलमेंट साइकिल कहते हैं। तो पहले ये T+2 था, लेकिन अभी सेबी ने इसको घटा के T+1 कर दिया है। मीन्स अगर आप कोई भी शेयर आज खरीदते हो तो एक दिन के बाद में वो शेयर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा, वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। द रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन पूछा गया है 2007-8 के आसपास। वो पूरा क्वेश्चन तो यहाँ पे दोहराना ठीक नहीं था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि स्टॉक एक्सचेंजेस की जो रेगुलेशन है वो यूनियन लिस्ट के अंडर आती है, ऑल्दो दे आर सिचुएटेड इन सम स्टेट, मेनली बॉम्बे, लेकिन इनकी जो रेगुलेशन है वो यूनियन लिस्ट में आती है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सन 2000 में पूछा गया है। ये तीनों क्वेश्चन आज भी रिलेवेंट हैं, क्योंकि इनका जो क्वेश्चन का मटेरियल है वो पुराना नहीं है, ये आज भी एग्जिस्ट करता है। द राइज इन सेंसेक्स मीन्स, पहला क्वेश्चन है, ए राइज इन सेंसेक्स मीन्स। ठीक है, अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इन सेंसेक्स की जो इंडेक्सेस हैं, जो बेंचमार्क इंडेक्सेस हैं, ये क्या बताती हैं, ये बताती हैं कि जो टॉप कंपनीज हैं, जिन कंपनीज को ये इंडेक्स ट्रैक करती हैं, उनका एवरेज परफॉर्मेंस किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, या तो वो ग्रो कर रहा है या नेगेटिव कर रहा है। ठीक है, या ग्रो कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये राइज इन सेंसेक्स, अब सेंसेक्स किसका बेंचमार्क इंडेक्स है, BSE का। ये कितनी कंपनियों को ट्रैक करता है, 30 कंपनीज़ को। तो अगर सेंसेक्स में राइज होगा तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि सेंसेक्स में जो बेंचमार्क, जो कितनी लिस्टेड कंपनी है, 30, इनको ट्रैक करता है। तो अगर सेंसेक्स में राइज है तो इन 30 कंपनीज़ का एवरेज परफॉर्मेंस क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ऑप्शन ए क्या कहता है, ए rise in prices of shares of all companies, is this correct?
No, because Sensex tracks only 30 companies. Okay, so this statement is wrong. A rise in prices of shares of all companies registered with National Stock Exchange. No, पहली बात तो all companies नहीं है. दूसरी बात सेंसेक्स BSE का बेंचमार्क इंडेक्स है, NSE का नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. स्टेटमेंट डी देखते हैं. ए राइज इन प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ ऑल कंपनीज. नो. ठीक है. ए एन ओवरऑल राइज इन प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. तो एक तो यहाँ ग्रुप ऑफ कंपनीज है, दैट इज़ 30, एंड दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है सेंसेक्स. तो ये स्टेटमेंट जो है सही है. ठीक है. अगला क्वेश्चन है 2005 में पूछा है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन 50 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक्स अवेलेबल ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. अब देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है सेंसेक्स, ये बात सही है, लेकिन क्या ये 50 कंपनीज़ के टोटल मतलब एवरेज जो स्टॉक्स उनको फॉलो करता है? नहीं. ये किसका कितनी कंपनीज़ को फॉलो करता है? 30. तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है. अब पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है तो कितने ऑप्शन एलिमिनेट हो गए? ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है तो कितने ऑप्शन एलिमिनेट हो गए? ऑप्शन बी एलिमिनेटेड. ठीक है. अब बचे 3. अब देखते हैं आगे. फॉर कैलकुलेटिंग द सेंसेक्स ऑल द स्टॉक्स आर असाइंड प्रोपोर्शनल वेटेज. ठीक है. अब ये स्टेटमेंट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है. एक तो ऑल द स्टॉक, ठीक है, इसको दो तरीके से कोई समझ सकता है. या तो वो समझे कि सारे स्टॉक्स की बात हो रही है, या फिर वो ये समझे कि जो ग्रुप में जो स्टॉक्स हैं, जो 30 कंपनीज़ का जो ग्रुप है, इसके जो स्टॉक्स हैं उनको वेटेज हम असाइन करके कैलकुलेट करते हैं. तो ये दो तरीके से इंटरप्रेट हो सकता है. तो इसको अभी हम सेट असाइड करते हैं. अब हम देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज़ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड. अब देखिए ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है. ठीक है. ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है. ये आपको पता हो भी सकता है और नहीं भी पता हो सकता है. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि यूपीएससी जनरली इस तरीके के स्टेटमेंट्स में ये देखने की कोशिश करती है कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग किस तरीके की है. ठीक है. अब एस्पिरेंट से सारी चीज़ें याद करने की एक्सपेक्टेशन तो नहीं की जा सकती. कौन सा स्टॉक एक्सचेंज पुराना है, कौन सा नया है. ठीक है. तो इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि ये स्टेटमेंट गलत होगा. फैक्चुअली ये इनकरेक्ट है क्योंकि एम्स्टर्डम का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ओल्डेस्ट है. लेकिन ये इस बात की एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम होती है कि हर एस्पिरेंट, कोई भी एस्पिरेंट इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को याद करके आए. तो जनरली इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको रॉन्ग साइड में कंसिडर आप करके चलिएगा. ठीक है. तो इसको रॉन्ग साइड में कंसिडर करके चलते हैं. तो स्टेटमेंट सी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. अब देखते हैं स्टेटमेंट बी. अब स्टेटमेंट बी, अब मैंने जैसा कहा कि दो तरीके से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. अब वहाँ 50-50 आप चाहें तो गैस ले सकते हैं, या तो इसको कर सकते हैं या इसको. लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये सही है. यूपीएससी के हिसाब से ये आंसर ठीक है, क्योंकि जो 30 कंपनी के जो स्टॉक्स हैं उनको वेटेड एवरेज हम लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज की बेंचमार्क इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये 2010 में पूछा गया है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इन इंडिया टैक्सेस ऑन ट्रांजेक्शन्स इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड फ्यूचर मार्केट्स आर. फर्स्ट स्टेटमेंट इज लेविड बाय द यूनियन. यस, ये तो सही है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेशन किसके उसमें आता है, किसके जुरिस्डिक्शन में है? ये है यूनियन लिस्ट में. ठीक है. अभी हमने डिस्कस किया. तो पहला स्टेटमेंट तो सही है. कलेक्टेड बाय द स्टेट्स. अब देखिए जो एस्पिरेंट्स या जो पर्सन स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत भी इन्वेस्ट करते हैं तो उनको पता होगा कि जो टैक्स कलेक्ट होता है दैट इज़ कैपिटल गेन्स टैक्स, एंड कैपिटल गेन्स टैक्स इज़ कलेक्टेड बाय द यूनियन. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. अब पहला स्टेटमेंट देखिए आपको पता है सही है, तो इसके बेसिस पर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, डी एंड बी. अब यहाँ चाहें तो आप 50-50 का लक अपना यूज कर सकते हैं. 50-50 लाइफ लाइन आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर चाहें तो,
या तो इसको मार्क कर सकते हैं या इसको, लेकिन आपको अपना इंस्टिंक्ट यूज़ करना है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज जब यूनियन लिस्ट में है तो ऑब्वियसली ये कलेक्ट भी यूनियन के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कोलोकेशन और प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग। अब देखिए ये है क्या, ये मैटर क्या है। कोलोकेशन काफ़ी न्यूज़ में भी था आजकल। अभी क्या है कि देखिए आप बैठे हैं, मान लीजिए दिस इज़ यू, सॉरी फॉर बैड ड्राइंग, दिस इज़ यू, you want to purchase some shares, okay, you are sitting in Delhi, and you ordered for these shares on National Stock Exchange। अब आपके यहाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? बॉम्बे में। अब बॉम्बे से दिल्ली की डिस्टेंस कितनी है? लगभग 1400 किलोमीटर्स के आसपास। ठीक है, लगभग इतनी है। अब NSE से दिल्ली तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है वो किस तरीके कैसे पहुंच रही है? इंटरनेट के थ्रू। अब इंटरनेट से रिलेटेड एक टर्म है, आपने शायद सुना हो, लेटेंसी। ठीक है, लेटेंसी वो चीज़ होती है जब कोई भी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं लेटेंसी। ठीक, अब अपने यहाँ इंटरनेट इतना फास्ट नहीं है कि रियल टाइम में इन्फॉर्मेशन NSE बॉम्बे से दिल्ली आ जाए। तो जब आप इन शेयर्स का ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तब तक आप लेट हो चुके होगे उस पर्सन के कंपैरिजन में जो ऑलरेडी बॉम्बे में बैठा हुआ है। अब आप उस पर्सन के बजाय एक चीज़ और इमेजिन करिए कि कोई पर्सन NSE की बिल्डिंग में ही बैठा हो, तो उसके लिए तो लेटेंसी बहुत ही कम होगी। ठीक है, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया, क्योंकि NSE के जो सर्वर्स हैं जहाँ पर ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है उसके सर्वर से इस पर्सन का भी सर्वर कनेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसको मिलेगी? जो NSE की बिल्डिंग में बैठा है उसके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाएगी और उसका जो ट्रेड है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा कंपेयर टू इस पर्सन के जो दिल्ली में बैठे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से जो NSE की बिल्डिंग में बैठा है पर्सन उसको एक अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है, तो ये फेयर ट्रेड के अगेंस्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए अभी क्या किया है, सेबी ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। उसके अंदर क्या है कि जो स्टॉक ब्रोकर्स जो NSE की बिल्डिंग में ऑलरेडी जिनके सर्वर्स हैं उनको बोला गया है कि आप यहाँ से हटा के दूसरी जगह लगाइए। अब देखिए होता क्या है, इसको थोड़ा और इस इमेज के थ्रू समझ लेते हैं कि डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होती है कि these people who are traders they have to rent servers, customers rent servers as well as the infrastructure needed to house and maintain them। however co-location hosting क्या होती है कि companies own their own hardware but are looking to augment its usefulness by renting server space in data center। data center यहाँ पे क्या है? NSE के बिल्डिंग में ही जाके ये अपने सर्वर्स को लोकेट कर देते हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या? इम्प्रूव्ड इंटरनेट बैंडविड्थ, सर्वर कूलिंग सिस्टम एंड क्लाइमेट कंट्रोल इज़ बेटर एंड रिलायबल पावर इज़ प्रोवाइडेड। बिकॉज NSE में 1 मिनट का भी अगर पावर शॉर्टेज होगा, अगर NSE 1 मिनट के लिए भी बंद हो जाए तो हज़ारों करोड़ रुपए का लॉस हो जाएगा इकोनॉमी को। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे पावर हमेशा रिलायबल रखी जाती है। सो ड्यू टू देयर प्रॉक्सिमिटी विद स्टॉक एक्सचेंज सर्वर्स दे प्रोवाइड फास्टर प्राइस फीड्स, दे आर प्रोवाइडेड विद फास्टर प्राइस फीड्स, quicker execution of trades leading to significant profits। that is undue advantage to someone and that is against fair trade practices। ओके, ये बस इतना सा था। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज फाइनेंशियलाइजेशन। अब देखिए फाइनेंशियलाइजेशन क्या है कि इट इज़ द ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशंस एंड मोटिव्स इन द इकोनॉमी। इट डिस्क्राइब्स हाउ फाइनेंशियल एक्टिविटीज लाइक ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड स्पेकुलेशन become more central to economic growth and central decision making, often overshadowing traditional industries like manufacturing और agriculture। अभी देखिए रिसेंटली आपने पॉलिटिकल रैलीज़ में, इवन पार्लियामेंट में दिए गए स्पीचेस में भी आपने देखा होगा कि जो रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स हैं, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं या होम मिनिस्टर हैं और जो कॉमर्स मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि कहाँ है मंदी देश में, कहाँ इकोनॉमिक
ग्रोथ कहाँ कम हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ कम हो रही है, वो क्या लॉजिक देते हैं, वो कहते हैं कि देखिए स्टॉक मार्केट तो कितना ग्रो कर रहा है, इंडिया का स्टॉक मार्केट पिछले 2 सालों में इतने पॉइंट ग्रो कर गया। तो यहाँ पे क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी इंडस्ट्रीज़ को नज़रअंदाज करके वो कहाँ फोकस जा रहा है, उनका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे। अब क्या वहाँ पे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का ट्रू रिप्रेजेंटेशन होता है? नहीं, बिकॉज स्टॉक मार्केट में कितने लोग लगभग इन्वेस्ट करते हैं? हार्डली 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, जबकि बाकी 90% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन दैट इज इंगेज्ड इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्टर। ओके, सो बस ये एक टर्म है फाइनेंशियलाइजेशन, इसको बस आप याद रखिएगा, ये पेपर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव्स। अब देखिए डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। These are some financial instruments whose value is derived from an underlying asset such as stock, bonds, commodities, currencies और मार्केट इंडाइसेस। ठीक है, डेरिवेटिव्स के टाइप्स क्या हैं? फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स एंड स्वाप्स। फ्यूचर्स क्या होते हैं? दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाई और सेल एन एसेट एट ए फ्यूचर डेट। मीन्स आप किसी दूसरे पर्सन से ये प्रॉमिस करते हो कि मैं इस एसेट को उस डेट पर खरीद लूँगा या इस एसेट को उस डेट पर आपको बेच दूँगा। ठीक है। ऑप्शंस क्या होते हैं? दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स गिविंग द राइट टू बाई और सेल एन एसेट। यहाँ पर और फ्यूचर्स में क्या है कि आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है उसको सेल करने का या बाय करने का। ठीक है। ऑप्शंस में क्या है कि यहाँ पे एक राइट दिया जा रहा है टू बाय और सेल। ठीक है। अब मान लीजिए ये दो पर्सन है ए एंड बी। अब इनके बीच में अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग हुई है तो इन्होंने बोला है कि इस डेट पर मैं इसको सेल करूँगा। ठीक है। और ये इतने दिनों बाद इनको लगता है कि नहीं, अब इस डेट पर मुझे इसको ख़रीदने में लॉस हो जाएगा, तो ये पर्सन इसको परचेज करना इनके लिए ऑब्लिगेटरी हो जाएगा, क्योंकि ए के पास में ये राइट है टू सेल हिज डीड्स टू मिस्टर बी। ठीक है। अभी अगर इनको यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको इनको डिटेल में इनके बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फॉरवर्ड्स, दीज आर कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस। रिमेंबर, दीज आर नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस। स्वाप्स हम पहले देख चुके हैं। दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स टू एक्सचेंज कैश फ्लोज और लाइबिलिटीज। एंड डेरिवेटिव्स आर रेगुलेटेड इन इंडिया बाय द SEBI, Securities and Exchange Board of India. Next topic is Exchange Traded Funds. ETF क्या होता है कि ETF is like a basket that holds many different investments such as stocks, bonds और commodities. ठीक है। This basket is designed to track the performance of a specific index like Nifty का Nifty 50 और सेंसेक्स और एक ग्रुप ऑफ एसेट्स। अब देखिए ETF किस तरीके से काम करता है कि अभी आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं। ठीक है। आपको स्टॉक मार्केट से कुछ पैसा अर्न करना है या इसमें इन्वेस्ट करना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप इंडिविजुअली आप स्टॉक्स में अलग इन्वेस्ट करिए, बॉन्ड्स में अलग इन्वेस्ट करिए। ठीक है। अदर एसेट्स जैसे कमोडिटीज़ हो गई, कमोडिटीज़ में अलग इन्वेस्ट करिए। ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये स्टॉक अच्छा है या कौन सा बुरा है, या ये बॉन्ड कौन सा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा मुझे यील्ड देगा, कौन सा कम यील्ड देगा। कमोडिटीज़ में भी है कि किस कमोडिटी की डिमांड मार्केट में आगे रहेगी, किसकी कम रहेगी। ठीक है। लेकिन समझिए कि अगर ऐसा हो जाए कि कुछ इस तरीके से एक बंडल तैयार कर दिया जाए जिसमें कुछ कंपनीज़ के स्टॉक्स हों, कुछ बॉन्ड्स हों एंड कुछ कमोडिटीज़ हो, और उस बंडल की एक रेटिंग हो कि दैट बंडल इज़ ए रेटेड। ठीक है। और इस रेटिंग की कुछ क्रेडिट वैल्यू हो, कुछ क्रेडिट वर्दीनेस हो, मतलब कुछ क्रेडिबिलिटी हो कि ये स्टॉक्स इन टॉप कंपनीज़ का है, ये बॉन्ड इतनी इतनी एटलीस्ट ग्रोथ दे देंगे, ये कमोडिटीज़ की डिमांड एटलीस्ट मार्केट में इतनी रहेगी। तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा कि तीनों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आप एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो।
तो ETF और कुछ नहीं है, बस यही है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज stocks, bonds and other assets which are traded on stock market and follow or track the performance of benchmark indexes of the stock markets, that is Nifty 50 or Sensex. Okay, so think of it as a way to buy a little piece of many things at once. ठीक है, कि आपने सिर्फ स्टॉक नहीं खरीदे, सिर्फ बॉन्ड नहीं खरीदे, सिर्फ कमोडिटीज़ नहीं खरीदी, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा सबका कुछ कुछ परचेज कर लिया. ठीक है. सो हाउ ETFs वर्क? ETFs ट्रैक एन इंडेक्स लाइक निफ्टी 50 और ए ग्रुप ऑफ एसेट्स लाइक गोल्ड और बॉन्ड्स. व्हेन यू बाय एन ETF यू आर बाइंग ए स्मॉल शेयर ऑफ एंटायर बास्केट. ठीक है. द प्राइस ऑफ एन ETF चेंजेस थ्रू आउट द डे एज इट इज़ ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, ये स्टॉक एक्सचेंज पर रेगुलरली ट्रेड किए जाते हैं. कुछ टॉपिक्स हैं. पहला है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. ठीक है, ये क्या होती हैं? व्हाट आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज? इससे पहले हम देखते हैं कि क्रेडिट रेटिंग क्या होती है. क्रेडिट रेटिंग्स शो द रिलेटिव एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू मीट इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट्स. ठीक है, ये किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल कमिटमेंट को मीट करने की एबिलिटी को दर्शाती हैं. अगर किसी कंपनी का मान लीजिए क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छा है, मान लीजिए ये A+ रेटिंग या AA रेटिंग की कोई कंपनी है जिसकी क्रेडिट रेटिंग AA है, तो ये क्या बताएगा कि दैट कंपनी इज़ फाइनेंशियली साउंड एंड इट कैन रीपे इट्स डेट्स इन फ्यूचर. ओके, तो अब उस कंपनी के लिए ईजी हो जाएगा लोन लेना मार्केट से एंड इन्वेस्ट इन इट्स बिजनेस. They judge the credit worthiness of entities like corporations and their debt issues such as bonds. अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ये किसको जज करती हैं? दे रेट द एंटिटीज लाइक कॉरपोरेशंस और कंपनीज बाय जजिंग देयर डेट इश्यूज सच एज बॉन्ड्स एंड देयर करंट क्रेडिट वर्थिनेस. मीन्स ये इन्होंने सपोज कंपनी ए है, इस कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया. अब ये जो कंपनी है इस बैंक का लोन को किस तरीके से रीपे कर रही है इसको जज करते हुए, और कंपनी किस तरीके से बॉन्ड्स इशू कर रही है. कंपनी जो कोई भी कॉरपोरेशन होता है उसको अगर बोरो करना है तो या तो डायरेक्ट लोन ले ले, ठीक है, या फिर वो बॉन्ड्स इशू कर दे. बॉन्ड्स इशू करके वो बॉन्ड को किस तरीके से सर्विस कर पा रही है, क्या वो बॉन्ड्स की जो इंटरेस्ट रेट है उसको टाइम पे कर पा रही है. ठीक है, तो इन चीज़ों को रेट करते हुए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन कॉरपोरेशंस की रेटिंग तैयार करती है. ठीक, तो CRAs दैट इज़ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर प्राइमरीली रेगुलेटेड बाय SEBI. प्रेजेंटली देर आर 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज विच आर रजिस्टर्ड विद SEBI, नेमली एक्वाइट, क्राइसिल, ICRA, केयर. आपको इनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटा मोटा ये जान लीजिए कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं, ये क्या करती हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज़ क्रेडिट ब्यूरो. अब देखिए क्रेडिट ब्यूरो क्या होता है कि इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडिविजुअल कस्टमर्स टू डिटरमाइन हाउ क्रेडिट वर्दी दे अपीयर टू बी. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज किसको ट्रैक कर रही थी? दे ट्रैक एंटिटीज लाइक कॉरपोरेट्स. ओके, क्रेडिट ब्यूरो किसको ट्रैक करता है? दे ट्रैक इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, आपके और हमारे जैसे लोग, कि जो लोन लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं या किस तरीके से रीपे कर रहे हैं या कितना लोन ले रहे हैं. तो ये इनकी क्रेडिट वर्थिनेस को शो करता है. ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसको रेट करती हैं? दे रेंट टू द एंटिटीज दैट इज कॉरपोरेशंस एंड क्रेडिट ब्यूरो रेट द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स. ओके, इसी टाइप की एक क्रेडिट ब्यूरो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड, दैट इज सिबिल. आपने कई बार सुना होगा कि सिबिल स्कोर एक होता है. ठीक है, सिबिल स्कोर. अब ये क्या होता है
कि ये डिसाइड किया जाता है इन्हीं क्रेडिट ब्यूरोज़ के द्वारा, दैट इज़ सिबिल ब्यूरो, एक कंपनी है सिबिल, तो इसके द्वारा एक स्कोर तैयार किया जाता है। किस चीज़ को देखते हुए इसको ये ट्रैक करते हैं कि आपने कितना लोन लिया, कितनी आपकी लोन की इंक्वायरीज़ हैं, आपके पास कितना क्रेडिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स का यूटिलिटी किस तरीके से है, आप कितना पैसा उसका यूज़ करते हैं, कितना उसको टाइम पे रीपे करते हैं, कितने इंटरेस्ट आप टाइम पे देते हैं। तो ठीक है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को ये ट्रैक करते हैं और बताते हैं कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल वेदर ही इज़ क्रेडिट वर्दी और नॉट। सो इट इज़ नॉट ए गवर्नमेंट कंपनी, it is a private company, it is licensed by RBI. Civil score indicates the ability of the borrower to pay future debts. Okay, the credit profile includes all kinds of loans such as home loans, credit cards, personal loans, automobile loans, overdraft facilities, etc. One has awaited and their payment history. नेक्स्ट इज़ सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स। अब ये क्या होती हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज किसको रेट कर रही हैं? कॉरपोरेट्स को। लेकिन सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स किसको रेट करती हैं? दे रेट द कंट्रीज। ओके, दे टेल द कंट्रीज एबिलिटी टू मीट डेट ऑब्लिगेशंस। इन द वर्ल्ड मेनली 3 US बेस्ड रेटिंग एजेंसीज आर देयर विच आर widely recognized, whose rating matters the most. ओके, कौन सी हैं? S&P, Moody's एंड Fitch. नेक्स्ट इज क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी। अब ये क्या होती है? एक क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी मेंटेन्स हिस्टोरिकल क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। अब ये देखिए, क्रेडिट वर्दीनेस नहीं ट्रैक कर रही है, ये एजेंसी ये बता रही है कि इनकी क्रेडिट, इनकी हिस्ट्री कैसी है, ठीक है, कितना इन्होंने अब तक लोन लिया है, क्या ये भाई साहब लोन टाइम पे चुका रहे हैं या नहीं चुका रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि 5 बैंकों से ऑलरेडी इनके पास लोन चल रहे हैं और छठी बैंक के पास और फिर दोबारा लोन लेने पहुंच गए। तो ये क्रेडिट की हिस्ट्री को बताती हैं ऑन इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। ये दोनों के ऊपर ये ध्यान रखिएगा कि इट ट्रैक्स बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। They receive reports from tenders, lenders and various other sources and compile it into a credit report that includes credit score when issued. Next is infrastructure investment trusts और InvITs. इनको शॉर्ट में InvITs भी कह देते हैं। What is it? It is a type of vehicle सिमिलर टू ए म्यूचुअल फंड। व्हीकल आप लिटरली मत ले लेना, इट इज़ ए कॉरपोरेट टर्म। सो इट इज़ ए टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, ए ट्रस्ट, इट इज़ ए टाइप ऑफ ट्रस्ट सिमिलर टू म्यूचुअल फंड दैट अलाउज इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन मार्केट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक टोल रोड्स, पावर लाइन्स, पाइपलाइंस एट्सेट्रा। अब देखिए, होता क्या है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना है, कोई इंफ्रा प्रोजेक्ट बनाना है। अब इसको डेवलप करने के लिए चाहिए फंड। अब फंड या तो गवर्नमेंट दे दे। अब गवर्नमेंट फंड देगी तो पहली बात तो यह कि गवर्नमेंट के पास ही पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, उसके लिए फिर वो बैंक वगैरह से लोन लेगी एंड ऑल दैट। तो जो सॉवरेन डेट की जो लाइबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा सोर्स क्या है कि आप बैंक से बोरो करें। अब बैंक से बोरो करना कई बार कंपनीज के लिए हेडेक का काम होता है, क्योंकि बैंक्स के पास ऑलरेडी पैसा कम होता है कई बार, और दूसरी बात जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स हैं उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं होती है कई बार, तो बैंक्स उनको लोन जल्दी से देते नहीं हैं। तीसरा रास्ता क्या है कि दे इशू बॉन्ड्स। ओके, दे इशू बॉन्ड्स। अब इसमें क्या है कि ये बॉन्ड कौन परचेज करेगा? दे आर परचेस्ड बाय रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स और एंटिटीज़ लाइक NBFCs एंड अदर इन्वेस्टर्स। तो इन बॉन्ड्स से जो पैसा आएगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप होगा। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर से जो इनकम होगी, ठीक है, जो इनकम होगी वो इन बॉन्ड्स का इंटरेस्ट के रूप में इन इन्वेस्टर्स को वापस दे दिया जाएगा। यही है इनविट, और इसके अलावा कुछ नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ
इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, कि इट इज़ ए इन्वेस्टमेंट टाइप मीन्स इट इज़ ए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल सिमिलर टू ए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक बास्केट होती है डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स की, एक बास्केट होती है। आप इस बास्केट्स के कुछ यूनिट्स खरीदते हो और इन यूनिट्स, ये यूनिट इनडायरेक्टली वैल्यू डराइव करते हैं इस बास्केट में जो स्टॉक्स होते हैं उनसे, और ये यूनिट खरीद के आप इन स्टॉक्स को परचेज कर पाते हो और इन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको इन यूनिट्स का रिटर्न मिलता है। ठीक है, सो स्पॉन्सर्स हु इशू इनविट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज सेट अप इनविट्स थ्रू सेबी, दीज आर सेटअप थ्रू सेबी मीन्स सेबी की परमिशन के बिना आप इनविट सेटअप नहीं कर सकते। दे आर ए मेथड ऑफ फंड पूलिंग मीन्स दे पूल स्मॉल सम्स ऑफ मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन एसेट्स। They are a method of capital raising. InvITs raise capital through IPOs and other tradable on stock exchanges. And how is the income distribution? If income is earned through tolls, rents, interest and dividends. So the sponsors set up the InvITs through SEBI and they are recognized as borrowers. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। They are recognized as borrowers under the SARFAESI Act. Okay, they pool small sums of money from a number of investors to invest in assets. InvITs earn income through tolls, rents, interests or dividends from the investments which in turn is returned to the investors. ठीक है, इज रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। अब इससे रिलेटेड 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन इनविट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि इनविट्स के थ्रू जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है दैट इज गिवन और डिस्ट्रीब्यूटेड between the investors, that income is exempted from tax but the dividend is taxable। ठीक है, अब ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो इन्वेट्स की इनकम पर जो इंटरेस्ट आएगा वो इन्वेस्टर्स को दे दिया जाएगा और वो इंटरेस्ट टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है। अब आप कॉमन सेंस लगा के देखिए, क्या ऐसा हो सकता है? क्या किसी इनकम पर गवर्नमेंट जो है टैक्स लगाना बंद कर देगी? ठीक है, सर्टेन टाइप ऑफ इनकम्स होती हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन लार्जली इंटरेस्ट जो अर्न होती है उस पर टैक्स लेती है। इवन गवर्नमेंट जो है पेंशन फंड्स पे जो टैक्स जो इंटरेस्ट अर्न होता है उस पर भी टैक्स लगाती है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट गलत है तो देखते हैं क्या हम आंसर ढूंढ पा रहे हैं। यस, आंसर इज डी। ठीक, आंसर इज डी। सेकंड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। इनविट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर द सरफाइसी एक्ट। यस, अभी तो हमने देखा था दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज डी। आगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन इज कैरी ट्रेड। अब देखिए कैरी ट्रेड क्या होता है। इन ए कैरी ट्रेड एन इन्वेस्टर बोरोज इन ए लो इंटरेस्ट रेट करेंसी टू बाई ए करेंसी और एसेट अर्निंग ए हायर इंटरेस्ट रेट। एज सिंपल एज दैट। देखिए मान लीजिए कोई इन्वेस्टर ए है, ये कोई करेंसी मान लीजिए रुपए को बोरो करता है, मान लीजिए 100 करोड़ का लोन लेता है जिसकी इंटरेस्ट क्या है, सिर्फ 10% पे इनको मिल जाती है। लेकिन इन रुपए से ये भाई साहब डॉलर खरीद लेते हैं। अब डॉलर की ग्रोथ इनको मिलती है 15%। ठीक है, तो 10% इंटरेस्ट पे करने के बाद में इनके पास कितना बचा, 5%। तो ये 5% क्या है, इनके लिए प्रॉफिट है। तो इसी को कहते हैं कैरी ट्रेड। नेक्स्ट इज फ्रंट रनिंग। अब देखिए फ्रंट रनिंग क्या है। एक क्लाइंट ऑर्डर्स टू हिज ब्रोकर
टू परचेज सम शेयर्स ऑफ ए कंपनी। अब ये क्लाइंट 100-200 शेयर परचेज करने को बोलेगा तो ब्रोकर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये क्लाइंट बोलता है कि भाई साहब मेरे लिए 10 करोड़ के शेयर किसी कंपनी के खरीद लो, उस कंपनी के 10 करोड़ के शेयर खरीद लो। अब इस ब्रोकर को ये लगेगा कि ये क्लाइंट इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इस कंपनी में तो ज़रूर कोई ना कोई बात होगी। अब ये ब्रोकर थोड़ा चतुर बनता है तो क्या करता है कि इस क्लाइंट के शेयर परचेज करने से पहले अपने शेयर कुछ खरीद लेता है, ठीक है, अपने शेयर कुछ खरीद लेता है, फिर बाद में इस क्लाइंट के शेयर खरीदता है। और जब इन शेयर्स को सेल करने की बारी आती तो पहले अपने शेयर सेल करता है, उनसे प्रॉफिट खुद बुक करता है, खुद प्रॉफिट कमाता है, उसके बाद में इस क्लाइंट के शेयर्स को सेल करता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं फ्रंट रनिंग, मीन्स जो ब्रोकर है दैट इज रनिंग अहेड द क्लाइंट, ठीक है। नेक्स्ट इज फिंटरनेट। फिंटरनेट कुछ नहीं है, फाइनेंशियल इंटरनेट, ठीक है, इसको ऐसे समझिए, एफ इंटरनेट मीन्स फाइनेंशियल इंटरनेट। इट एनविजन्स interconnected financial ecosystems like the internet, empowering individuals and businesses by placing them at the center of their financial activities, ठीक है। तो कुछ नहीं है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं दैट मस्ट बी इंटरकनेक्टेड, ठीक है। जैसे आप अपने बैंक अकाउंट से सब कुछ कर पाओ, आप इंश्योरेंस भी खरीद पाओ, ठीक है, आप स्टॉक्स भी परचेज कर पाओ, आप बॉन्ड्स भी परचेज कर पाओ, ठीक है, आप कमोडिटीज़ भी परचेज कर पाओ, आप करेंसी को भी कन्वर्ट कर पाओ। तो ये सारी एक्टिविटीज़ अगर एक साथ इंटरलिंक हो जाती हैं, जैसे इंटरनेट पे सब कुछ इंटरलिंक्ड है, तो इसको हम कहेंगे फिंटरनेट, ठीक। नेक्स्ट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स राइट्स। ये कुछ नहीं है, अभी हमने इन्वेट्स पढ़ा, सेम है, बस कुछ नहीं है, यहाँ पर रियल एस्टेट में इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है और कुछ नहीं है। राइट्स अलाउ इंडिविजुअल्स टू इन्वेस्ट इन लार्ज स्केल इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट। ए राइट इज ए कंपनी दैट ओन्स एंड टिपिकली ऑपरेट्स इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट्स और रिलेटेड एसेट्स, ठीक है। एवरीथिंग इज सिमिलर टू इन्वेट, बस फंडामेंटली बस ये डिफरेंस है कि ये रियल एस्टेट के लिए होती हैं, जैसे फ्लैट्स वगैरह सोसाइटीज़ वगैरह हो गई उसके लिए, बाकी सब कुछ सिमिलर है जैसा कि इन्वेट में है। नेक्स्ट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ देखिए दो फ्रेजेस हैं, सबसे पहला है ग्रॉस, सेकंड वन इज फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए कैपिटल फॉर्मेशन कितने तरीके का होता है। कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, एक तो इन्वेंटरीज, दूसरा है वैल्यूएबल्स, तीसरा है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, ठीक। इन्वेंटरीज में हो गया कि जो गुड्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, जो इन्वेंटरीज में हैं, जो स्टोर्ड हैं लेकिन अभी सेल नहीं हुए, लेकिन वो प्रोड्यूस हो चुके हैं, दोज आर इन्वेंटरीज। वैल्यूएबल्स क्या हुआ, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इस तरीके से जो ट्रेड किए जा सकते हैं लेकिन वो अभी ट्रेड नहीं हो रहे हैं, वो वैल्यूएबल्स हो गए। अब फिक्स्ड कैपिटल्स क्या होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। फिक्स्ड कैपिटल ऐसे कैपिटल होते हैं जो एक जगह फिक्स हैं, जो मूव नहीं किए जा सकते, जैसे कंस्ट्रक्शन, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मशीनरी इक्विपमेंट एक बार लॉक हो गए तो एक मशीन को आप दूसरी चीज़ में कन्वर्ट तो कर नहीं सकते, वो रहेगी तो मशीन ही ना। अब जैसे गोल्ड को आप ज्वेलरी बना सकते हो, आप कॉइन बना सकते हो, गोल्ड की जो ब्रिक है, जो बुलियन है, उससे आप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हो, लेकिन क्या मशीनरी को किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं। तो ये एक टाइप का फिक्स्ड कैपिटल है। कल्टिवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ओनरशिप ट्रांसफ़र कॉस्ट्स, वेपन सिस्टम्स, intellectual property products like patents, copyrights, etc. So the gross fixed capital formation refers to growth in size of fixed capital in the company, in the economy. Capital formation refers to process by which resources are invested in assets like plants, equipment, machinery, as well as in human capital through education, health and skill. देखिए ये क्या है, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल, दीज आर पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ओके, दीज आर पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल।
इट इंक्लूड्स बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड्स बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब इसका ट्रेंड देख लेते हैं। अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाए कि पिछले 5 सालों में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का जो ट्रेंड है दैट इज स्टेडी ट्रेंड, नहीं, ठीक है, स्टेडी ट्रेंड नहीं है। स्टडी ट्रेंड नॉर्मली नहीं होता है, आप उसको एज ए रॉन्ग स्टेटमेंट मान के चलिएगा, क्योंकि देखिए 45.9 से यहाँ 42.6 पे आ गया, तो ये स्टडी ट्रेंड नहीं है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इंक्लूड्स लैंड इम्प्रूवमेंट्स, लेवलिंग, फेंसिंग, ड्रेनेज, परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लाइव स्टॉक, मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंटेंजिबल एसेट्स लाइक सॉफ्टवेयर, ये दिस दैट। It does not include transaction intended for immediate consumption, machinery, equipment intended for household, final consumption expenditure, losses due to natural disaster, etc. ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरीली हैव टू अकर इफ। अब देखिए ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको बड़े शांत दिमाग से करने की ज़रूरत है। किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी, अगर उस कंट्री में क्या हो, ठीक है। सबसे पहला है देयर इज़ टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में टेक्निकल प्रोग्रेस होगी तो क्या किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होना निश्चित है? क्या नेसेसरीली वो कंट्री ग्रो करेगा? क्या स्टेटमेंट सही है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि अमेरिका ने देखिए कितना टेक्निकली प्रोग्रेस किया है, लेकिन क्या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज उतना ग्रो किए हैं? अफ़गानिस्तान, ठीक है, सीरिया, अरब, सीरिया, इराक, ईरान, क्या इन्होंने इतना ग्रो किया है? नहीं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्टेटमेंट बी, देयर इज ए पॉपुलेशन ग्रोथ इन एक्स। अब किसी कंट्री की पॉपुलेशन ग्रो हो रही है लेकिन और चीज़ें वहाँ की स्टैटिक हैं, तो क्या सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से वो कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरीली हो जाएगी? नहीं होगी ना, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्टेटमेंट डी देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये फिर वही स्टेटमेंट वन जैसा स्टेटमेंट है। अगर यूएसए और यूरोप के बीच में ट्रेड बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या कोई दूसरा तीसरा कंट्री ग्रो होना नेसेसरी है क्या? नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। बचा कौन सा? स्टेटमेंट सी, दैट इज़ राइट। इट मीन्स इफ देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन ए कंट्री देन दैट कंट्री विल ग्रो। ओके, अगला क्वेश्चन है 1995 में पूछा है लेकिन आज भी रिलेवेंट है। द मेन रीजन फॉर लो ग्रोथ रेट इन इंडिया डिस्पाइट ऑफ हाई रेट ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन इज। अब देखिए यहाँ दो वर्ड्स आ गए, हाई रेट ऑफ सेविंग्स। अब हाई रेट ऑफ सेविंग्स से क्या मीनिंग है? अब देखिए जो हाउस होल्ड्स हैं ये अपना पैसा सेव करते हैं, दे सेव रुपी, दे डिपॉजिट इन बैंक्स, ठीक है, दे डिपॉजिट इन बैंक्स। अब ये बैंक्स इस पैसे को क्या करती हैं? लोन देती हैं टू बिजनेसमैन्स, टू कॉरपोरेट्स, दे लोन देंगी और इस लोन से कॉरपोरेट्स जो है अपना बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे तो इनकम ग्रोथ होगी, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन आपने अभी हमने पढ़ा ही। अब इन दोनों के हाई होने के बावजूद भी इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो कम रही है, क्यों? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला है हाई बर्थ रेट। अब बर्थ रेट होने की वजह से क्या, ठीक है, बर्थ रेट ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन ओबियसली हो सकता है बढ़े, तो पॉपुलेशन जो रिसोर्सेज के ऊपर है वो बर्डन होगा, तो हो सकता है ग्रोथ रेट हमारी स्लो हो, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ द मोस्ट सूटेबल स्टेटमेंट बिटवीन दीज अमंग दीज फोर, ठीक है। तो हाई बर्थ रेट हो सकता है ये सही हो, लेकिन बाकी स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। लो लेवल ऑफ फॉरेन एड, लो लेवल ऑफ फॉरेन एड, ठीक है। क्या हमारा कंट्री फॉरेन एड, हमारे कंट्री की ग्रोथ फॉरेन एड पर डिपेंडेंट है? नहीं, तो ये स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली रॉन्ग है। स्टेटमेंट सी देखते हैं,
लो कैपिटल टू आउटपुट रेशियो। अब देखिए कैपिटल टू आउटपुट रेशियो क्या होता है, कैपिटल एंड आउटपुट, ठीक। अब ये क्या है, मान लीजिए किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में किसी फैक्ट्री में आपने 1000 रुपये लगाए, ठीक, या मान लीजिए 100 रुपये लगाए, मान लीजिए कैपिटल टू आउटपुट, ठीक है। किसी फैक्ट्री में किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपने 100 रुपये की कैपिटल लगाई, लेकिन उस आउटपुट कितना हुआ, मान लीजिए उस फैक्ट्री में आउटपुट हो रहा है 20 का, ठीक, 20 यूनिट्स का आउटपुट हो रहा है, तो कैपिटल टू आउटपुट रेशियो यहाँ कितना हो गया, 5। अब उसी कंपनी में अगर किसी दूसरी कंपनी में मान लीजिए आउटपुट हो रहा है कितना, 50 का, 50 यूनिट्स का, कैपिटल सेम है लेकिन आउटपुट बढ़ गया, तो यहाँ पे कैपिटल टू आउटपुट रेशियो कितना हो गया, 2। अब आप मुझे बताइए कि क्या लो कैपिटल टू आउटपुट रेशियो बेनिफिशियल है या हाई कैपिटल टू आउटपुट रेशियो बेनिफिशियल है। ओब्वियसली लो रेशियो बेनिफिशियल है, क्योंकि 100 रुपये में पहले हम 20 यूनिट्स बना रहे थे, अब हम 50 यूनिट्स बना रहे हैं, तो ये ज़्यादा ग्रोथ हुई ना, ठीक है। तो लो कैपिटल टू आउटपुट रेशियो अगर इंडिया का होता तो लो ग्रोथ रेट होती ही क्यों, पहली बात में तो ये स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, ऑप्शन बी तो गलत था ही। डी इज लास्ट स्टेटमेंट इज हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर है तो इसका मतलब क्या है कि द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ वेरी लो, ठीक है। जब प्रोडक्टिविटी किसी लेबर की कम होगी तो उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है। अब देखिए सेम क्वेश्चन 2018 में रिपीट किया गया है, सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2018 में रिपीट किया हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट, यूपीएससी रिपीट्स क्वेश्चंस, ओके। क्वेश्चन है, डिस्पाइट बीइंग ए हाई सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू, ठीक है। सेम आंसर ऑप्शन डी, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैसे अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, keep revising previous year questions, keep revising your static portions, leave current affairs to me. I will complete all the current affairs till March end, don't worry. Thank you friends.